जिनके अपने काम ऐसे थे वो दूसरों पे चार्जेस क्या लगाएंगे? जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल में भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस के लोग किस पे आरोप लगाएंगे? जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व बेल पर हो, वो चार्जशीट देने का तो मॉरल अधिकार ही नहीं रखते हैं। और उनके देश और प्रदेश के नेता ऐसी ही हालत है जी, वो चार्जशीट क्या देंगे? देखिए, किसी भी चुनाव में जब टिकट का आवंटन होता है तो आप देखेंगे हर राजनीतिक दल के कुछ ना कुछ लोगों की इच्छा होती है कि चुनाव लड़े। स्वाभाविक है, सबको टिकट नहीं मिल पाता है और कई बार पार्टी के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता होते हैं, उनको लगता है कि इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन उनको मनाने का प्रयास है। आज दोपहर तक का हमारे पास समय है, आप देखेंगे काफी लोग आज विड्रॉ भी करेंगे और बहुत सारे लोग उसमें से निकल जाएंगे। देखिए, पार्टी बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रणनीति तय करती कि किसको कहां से लड़ाना है, और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी सीटें कम आए। वो रणनीति के तहत आपको कभी एक सीट से कभी दूसरी से लड़ाया जाता है। हमें हिमाचल में आदत नहीं है, क्योंकि छोटा राज्य है, लोग एक ही सीट से लड़ने की आदत होती है। लेकिन देश भर में देखेंगे अलग अलग सीटों से नेता लड़ते रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सुरेश भारद्वाज जी की अगर मैं बात करूं, पूर्व सांसद रहे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश में बहुत सफल मंत्री रहे और एक सफल विधायक के रूप में भी उनका कद इतना बड़ा है कि किसी भी सीट से लड़ेंगे, जीतेंगे और हम एक सीट की और एडिशन करेंगे। देखिए, जब आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर काम करते हैं और आपने 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की वो मेहनत देखी होती है, उनके अथक प्रयास देखे होते हैं, जिन्होंने ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना बारिश देखा, ना सर्दी गर्मी का मौसम देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग बूथ पर मजबूत किया, जिसने चुनाव हारने के बाद भी मेरे लोकसभा चुनाव में 28,000 मतों से ज्यादा की लीड दिलाई हो, ये समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। और उसका उदाहरण धूमल जी ने एक नेता के रूप में करके दिखाया है कि 2017 के टिकटार्थी थे, 5 साल तक उस विधानसभा को सींच कर जिसको भी टिकट मिलती उसको देने के लिए पूरी विधानसभा सींची भी और जीत की स्थिति में लाकर खड़ा भी किया है। और उन्होंने 2 महीने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर और उससे पहले पार्टी के नेतृत्व को बता दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो पार्टी के नियम है उनके अनुसार एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण धूमल जी ने सेट किया है कि कार्यकर्ता क्या होता है। वो चुनाव के बाद 2017 के बाद 15 दिन के बाद फील्ड में पोलिंग बूथ का गठन से लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे। ये देश में शायद उदाहरण कहीं पर मिलता है तो हिमाचल प्रदेश में। और यही दिखाता है कि जहां पर हमें कहा जाता था डाइयानी मुकदा, यानी कि 2.5 साल की सरकार खत्म नहीं होती, वहां 5 साल की सरकार एक बार ने 2 बार चलाने का काम भी किया और पिछली बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार लाने का काम किया था। सर, मैं नोएडा फिल्म सिटी से आई हूं, न्यूज़ इंडिया। आप ही का लगाया हुआ पौधा है जो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सब लोगों से निपट के क्या आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 5% दे सकते हैं? चलिए, धन्यवाद। अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट भी कटे हैं, जिनमें नाम धूमल जी है या और गुलाब सिंह जी है, कई नाम है। क्या वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर करके सत्ता में वापसी हो सकती है? ये बात बता टिकट पार्टी बहुत सारे बातें तय करती है और जैसे मैंने पहले कहा, समय समय पर पार्टी अपनी रणनीति भी तय करती है और पार्टी में सब विचार मंथन करने के बाद ही तय किया जाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और जो पार्टी हाईकमान ने तय किया उसी निर्देश पर प्रदेश नेतृत्व के साथ तय करके टिकट का आवंटन हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं, हमारे जो नए उम्मीदवार भी हैं वो बहुत लोकप्रिय भी हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में भी हैं। हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। अनुराग जी, केजरीवाल जी ने
क्या स्टैंड है इस पर? जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव में स्लोगन आया कि बोला था कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई एप्पल की, और पीछे बागवान सड़कों में भी थे, तो 1150 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था हॉर्टिकल्चर का, वो 650 करोड़ का कर दिया गया। किस तरह इस डैमेज कंट्रोल करेगा? नहीं, हमने लगातार, देखिए, वर्ल्ड बैंक का हो या बाकी प्रोजेक्ट, हमने बागवानी के क्षेत्र में बहुत काम किया है जी। उत्पादन भी बढ़ा है, हमने खरीद भी बढ़ाई है, और हिमाचल से लगातार शानदार काम हुआ है। जहां सड़कों की समस्या थी, हमने उसको भी दूर करने का काम किया। आगे भी बागवान के माध्यम से प्रदेश की आय भी बढ़ती है और बागवानों की आय भी बढ़ती है। हम देश भर में भी कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बहुत हमने काम किए हैं। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ गए जी, दुनिया भर में 3 गुना ज्यादा दाम खाद के बढ़े। हमने हिंदुस्तान के किसानों पर खाद के दाम नहीं, दबाव नहीं पड़ने दिया। 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी केवल इस साल यूरिया की है, और उसके अलावा हमने पीएम किसान सम्मान निधि से किसान के खाते में 6,000 रुपए की मदद हर साल करने की काम किया। 11 करोड़ के लगभग किसानों को उसका लाभ मिलता है। 2,20,000 करोड़ से ज्यादा की मदद हम किसानों को उसमें कर चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमने 30% फसल बर्बाद होगी तब भी आपको मुआवजा मिलेगा, यह भी बदलाव कर दिया। हजारों करोड़ के मुआवजे दिए, इसमें किसानों बागवानों को लाभ भी मिला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो हमने किसानों की आय को दुगना करने की बात कही, लागत प्लस 50% हमने ये दे भी दिया है। और एमएसपी में भी दलहन तिलहन पर तो 75-80% से ज्यादा पे हमने उसके दाम भी बढ़ाए, और जो गेहूं वगैरह पर हमने उसमें 50% से ज्यादा के दाम भी बढ़ाने का एमएसपी का काम किया है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में नए और बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, ना केवल अपर हिमाचल बल्कि पूरे हिमाचल के अलग अलग जिलों में जो जो बागवानी के क्षेत्र में किया जा सकता है वो करने का हमने हरसंभव प्रयास किया है। इंपोर्ट ड्यूटी जितनी मैक्सिमम हो सकती है जी उतनी है, जितनी इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है रूल्स के हिसाब से उतनी है। हिमाचल के सेब के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आती है जी। मैंने वीडियो देखा नहीं, देखूंगा तो चर्चा करूंगा। चलिए आगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो। सर, प्रदेश में जिस तरह से बागियों को बिठाने में से पहली बार देखा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों को खुद आना पड़ रहा है। क्या लगता है, क्या प्रदेश का नेतृत्व सशक्त नहीं है, या फिर केंद्र से इजाजत नहीं है उनको अपने स्तर पर इस तरह के काम करने की? भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है। मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो आते हैं। हिमाचल प्रदेश को, माइक बंद कर दो, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। दूसरा बंद कर दो, इको कर। हिमाचल प्रदेश को मोदी जी अपना दूसरा घर मानते हैं, और जब भी हिमाचल प्रदेश आए, ऐतिहासिक रैली यहां पर हुई, उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। मोदी जी ने दिल खोलकर हिमाचल को सौगात दी है। और जो बाकी केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारे पास तो 8 साल की केंद्र की और 5 साल की प्रदेश की सरकार है, जो बेदाग है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सुशासन युक्त है। हम जनता के बीच में सिर उठाकर जाते हैं, कांग्रेस वाले नहीं जाते। हम विकास करते थे, कांग्रेस विरोध करती थी। हम एम्स लाए, पीजीआई लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए,
कांग्रेस ने रोकने का काम किया, जमीन नहीं देने का काम किया। हमने चहुमुखी विकास किया, कांग्रेस ने चौतरफा विरोध किया है। पर देश को तय करना है विकास वालों के साथ कि विरोध वालों के साथ चलना है। 5 साल पहले सरकार बदली, पिछले 5 साल में हालात बदले, तो अब क्यों सरकार बदलें? अनुराग जी, एक सवाल आपके डिपार्टमेंट से है, मिनिस्ट्री से, कि आप आईएनटी मिनिस्टर हैं, क्या हिमाचल में दूरदर्शन और आकाशवाणी को कोर्ट एक्सटेंशन करने का कुछ है? हमीरपुर में आकाशवाणी केंद्र को रेनोवेट करके नया स्टूडियो, डिजिटल स्टूडियो सब कुछ दे दिया गया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, हम 24/7 डीडी को करने वाले हैं। मैंने आपके सामने पहले भी कहा और वो बनकर वो भी तैयार हो गया, आचार संहिता लग गई, नहीं तो शायद अब तक उद्घाटन हो चुका होता और आपको समर्पित कर दिया होता। अनुराग जी, कल 30 तारीख को जो है वो 68 विधानसभाओं में विजय संकल्प रैली की जाएगी। कितना बूस्टअप उससे मिलेगा पार्टी को और प्रचार में कितनी गति मिलेगी? देखिए, एक तरफ कांग्रेस है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में भाई बहन भी जुड़कर इकट्ठे नहीं चल पाए, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी है जहां पर 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प अभियान चल रहा है। वहां भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। भाई बहन को इतने दिनों में इकट्ठा नहीं देखा गया, यहां पार्टी के सारे नेता इकट्ठे मिलकर विजय संकल्प अभियान में चले हैं। यही अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में। और जहां तक आप आम आदमी पार्टी के बारे में पूछ रहे, तो मैं यही कहूंगा, पड़ोसी पंजाब में जाकर देख लीजिए, 3 महीनों में 70 से ज्यादा हत्याएं हो गई, गैंग वॉर शुरू हो गए, कानून व्यवस्था चरमरा गई। उनका स्वास्थ्य मंत्री घोटाले के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा, और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी का 4 महीने से जेल में काटता रहा, और उनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पाए गए मुख्य आरोपी के रूप में, और अरविंद केजरीवाल जी किंगपिन पाए गए शराब घोटाले में। ये फर्क है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ केंद्र और प्रदेश में सरकार दी है। ये डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेज रफ्तार है, फिर भाजपा की सरकार है।